हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 24 में जो एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है, इसको कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपका है तो आप जाकर उन सारे सॉल्यूशंस को देख सकते हो। चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो अब यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24A एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या लिख रखा है इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि द इनर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 440 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इनर बेस इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। द इनर हाइट ऑफ द बॉक्स इज, यानी हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वॉल्यूम, पहला चीज, एंड दूसरा उस क्यूबॉइडल जो शेप है ना उसका बेस का एरिया दे रखा है। हमें पूछा है उस क्यूबॉइड का लेंथ, उस क्यूबॉइड का हाइट क्या होगा। तो देखो अच्छे से समझना, वॉल्यूम जो होता है किसी भी क्यूबॉइड का वो क्या होता है। तो भैया वॉल्यूम जो होता है ना वो आपने बताया था कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अगर मैं बोलूँ किसी का बेस एरिया क्या होता है, किसी भी क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया बेस एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमारे पास बेस एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों चीज को अच्छे से देखूं और देखकर मैं अगर यहां पे लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं बेस एरिया यानी कि बी एरिया इनटू हाइट। ऑब्वियसली लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ को मैंने क्या कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ को मैंने बेसिकली बेस एरिया से रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 440, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 440। एंड जो बेस एरिया यहां पे दिया हुआ है वो हमें 88 दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 88, और वो जाकर मल्टीप्लाई होगा एच के साथ। यहां तक सब कुछ बढ़िया है। एच को आप एक साइड ले लो एंड 440 को इधर रख देते हैं एंड 88 को इधर रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या आएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 88 इंटू 540 एंड देन 88 इंटू 540। तो यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है इसको कैलकुलेट करने से, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। हमें क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था एंड बेस एरिया दिया हुआ था। आपने उससे क्या निकाला, आपने उससे उस स्पेसिफिक चीज़ का हाइट निकाल दिया। ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया हो। और ये आंसर हमारा क्या है भाई, तो ये हमारा आंसर है बी, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, बिल्कुल भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल होल आर 40 मीटर, 12 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ प्लैंक्स हैविंग द हाइट ऑफ 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ 4 मीटर एंड द थिकनेस ऑफ 2 मीटर कैन बी केप्ट इन दैट होल इज। तो अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्यूबॉइडल होल है। क्या है, एक हमारे पास क्यूबॉइडल होल है, यानी एक क्यूबॉइडल गड्ढा है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो प्लैंक आप यहाँ पे देख रहे हो जिसका डायमेंशन हमें दे रखा है कि 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर उसका थिकनेस है, उसको हमें क्या करना है, जस्ट इस होल में रखना है, इस होल के अंदर रख देना है। ठीक है, तो अब हमें ये पूछा है कि इस होल में हम कितना प्लैंक्स रख सकते हैं, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो हमें पता करना होगा वो ये पता करना होगा कि ये जो स्पेसिफिक यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए हैं ना, जो होल है उस होल का वॉल्यूम क्या है, पहले हमें ये पता करना होगा कि उस होल का वॉल्यूम क्या है। अब जब हमें ये पता चल गया कि उस होल का वॉल्यूम क्या है, तो हमें ये पता करना होगा कि जो प्लैंक है उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो जब हम लोग ये पता कर लेंगे होल का टोटल वॉल्यूम क्या है और हमें पता चल गया कि एक प्लैंक का कितना वॉल्यूम है, तो हम लोग ये पता कर पाएंगे ना कि उस होल में कितना ज़्यादा प्लैंक हम लोग रख सकते हैं। बिल्कुल पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे होल का वॉल्यूम निकालूं तो क्या निकलेगा, देखो होल का वॉल्यूम हमारा निकलेगा, वॉल्यूम जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकलेगा। बिल्कुल, लेंथ हमारे पास क्या दे रखा है, लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 40, ब्रेथ हमारे पास दिया हुआ है 12 एंड हाइट हमारे पास क्या दे रखा है, हाइट हमारे पास दे रखा है 16। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सिंपली इन तीनों को कैलकुलेट कर लेता हूं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर ओपन हो गया। क्या करना है हमें, 40 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 16, है ना, कितना आया 7680। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 7680, ये हमारे पास आ गया इतना मीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे प्लैंक जो है ना हमारे पास उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो प्लैंक का जो वॉल्यूम होगा वो हमारा होगा
वही अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस केस में हमारे पास प्लैंक के केस में लेंथ कितना है 5 है, ब्रेथ कितना है 4 है, और थिकनेस या हाइट, यहाँ पे थिकनेस को हम लोग हाइट से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो कितना है 2 है। ठीक है, ये कितना आ गया 4 × 20 दूना 40, तो 40 मीटर क्यूब आ गया। यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। एक न्यू स्लाइड लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास दोनों चीज़ है, वो होल जो हमारे पास है उस होल का टोटल वॉल्यूम कितना है, एज वेल एज जो हमारे पास वो प्लैंक है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ प्लैंक्स, यानी कितना प्लैंक रखा जा सकता है। कैसे निकालेंगे, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है उस होल का विच इज 7680 एंड उसको डिवाइड करना है एक प्लैंक के वॉल्यूम से जो कि हमारा है 40। ठीक है, तो टोटल डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि उसमें टोटल कितना सारा रखा जा सकता है। ये एक का वॉल्यूम है और ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है उस होल का, तो ऐसे डिवाइड करने से हमें पता चल जाएगा कि उसमें टोटल कितना प्लैंक्स रखा जा सकता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा ये आपका 1 4 जा 4 एंड देन हमारे पास यहाँ पे बच गया 36, 9 4 जा 36 एंड देन हमारे पास हो गया 2 4 जा 8। ठीक है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे टोटल कितना प्लैंक्स हम लोग रख सकते हैं भाई, तो टोटल प्लैंक्स जो हम लोग उस होल के अंदर रख सकते हैं वो हमारा होगा 192 प्लैंक्स। ओके, चलो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 192। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिख रखा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 384 स्क्वायर मीटर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि लेट एज ऑफ क्यूब बी एस मीटर, तो अगर मैं एज को इस मीटर मान लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होगा वो कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा होगा 6s स्क्वायर। ठीक है, एकदम क्लियर है ये चीज़। ओके, तो अब देयरफॉर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि 6s स्क्वायर जो हमारा है वो बराबर है 384 के। इसका मतलब ये होगा कि एस स्क्वायर जो हमारा बराबर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आपका 384 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर है। ठीक है, अब आप एस स्क्वायर का वैल्यू जब एस करोगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा, कितना आएगा देखो 6 6 जा 36 हो गया हमारा, 6 6 जा 36 हो गया। बच गया क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास, इसको एस स्क्वायर ही रहने देता हूँ, बच गया हमारे पास 24 और ये 4 6 जा 24 हो गया। तो एस का वैल्यू क्या आ गया, एस का वैल्यू हमारे पास 8 मीटर्स आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने साइड का वैल्यू निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम। आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, तो वॉल्यूम जो है वो आपका होता है यहाँ पे एस क्यूब, यानी साइड का एज का क्यूब होता है। तो एज का क्यूब का मतलब क्या हो गया 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 कितना होगा, 64 इंटू 8 आपका 512 होगा। तो जो हमारे पास वॉल्यूम आया वो कितना आया, वो हमारा 512 मीटर क्यूब आया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अच्छा, बाय द वे बुक में हो सकता है कि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में गड़बड़ हो, आप एक बार उसको चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24A का क्वेश्चन नंबर 4। The ratio of the volumes of two cubes is 1:27. The ratio of total surface areas of two cube is, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दो अलग अलग क्यूब है, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि हमारे पास है क्यूब A। ठीक है, एंड दूसरा जो क्यूब है उसको मैं मानता हूँ कि ये हमारा है क्यूब B। अब जो क्यूब A है हमारे पास, मान लेते हैं कि जो उसका एज होगा, उसका जो लेंथ होगा वो मान लेते हैं कि हमारे पास S1 होगा, एंड इसका जो ये जो क्यूब है इसका जो आपका एज होगा इसको मान लेते हैं हमारा S2 होगा। ठीक है, तो एज हो गया S1 और एज हमारा ग्रुप क्यूब बी का क्या हो गया S2 हो गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे इसका अगर वॉल्यूम निकालूं मैं तो क्या निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा आपका S1 का क्यूब निकलेगा। वहीं पे अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, इसका वॉल्यूम हमारा निकलेगा S2 का क्यूब। ठीक है, तो S1 का क्यूब निकल गया, S2 का क्यूब निकल गया, ये हो गया वॉल्यूम। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है S1 का क्यूब डिवाइडेड बाई S2 का क्यूब, ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 27 का। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज़ को मैं इस तरीके से लिख दूँ S1 डिवाइडेड बाई S2 और क्यूब जो है वो पूरे के पूरे ऊपर चढ़ा दूँ
और यहाँ पे इसको 1/27 की जगह पे 1/3 3 9 3 27 यानी कि 1/3 का क्यूब कर दूं, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, एग्जैक्टली सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S1 डिवाइडेड बाई S2 का जो वैल्यू हमने निकाला है वो निकाला है 1/3। अब बोलोगे भैया ये किस लिए निकाला है, अभी आपको समझ आएगा। देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि आप टोटल सरफेस एरिया का क्या करें, टोटल सरफेस एरिया का आप रेशियो निकालें। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूँ किसका, 1 का, या फिर यहाँ पे मैं लिखूँ टोटल सरफेस एरिया अगर ए का निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, निकलेगा हमारा क्यूब है ना, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 साइड का स्क्वायर। वहीं पे अगर टोटल सरफेस एरिया मैं निकालना चाहता हूँ बी का, तो वो क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं दोनों का अगर रेशियो लेता हूँ तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया क्यूब ए का डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया क्यूब बी का लेता हूं तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 6S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6S2 स्क्वायर के बराबर होगा। यहां तक तो क्लियर है, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि S1 डिवाइडेड बाई S2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 6 और 6 तो कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं 1/3 का होल स्क्वायर होगा। कैसे भैया, तो S1 जो है हमारा वो S1/S2 का वैल्यू हमने देखो यहाँ पे निकाल लिया था, तो इसीलिए कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब 1/3 को मैं लिख सकता हूँ, 1/3 का होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/9। इसका मतलब 1:9 इज द करेक्ट आंसर। वो कौन सा है, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये नहीं देखना है, आपको इसके पीछे कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसको समझना है, साइकोलॉजी को समझना है, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन इधर उधर भी कर दिया जाए तो भी आप उसको बना पाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, उसमें बोला है कि इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज एस स्क्वायर यूनिट एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इज डी यूनिट, देन द रिलेशन बिटवीन एस एंड डी इज। अब अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो एज है हमारा उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ए कर दे रहा हूँ लेट। ठीक है, तो एज हमारा यहाँ पे यूनिट जरूर लिख देना, ए यूनिट। ठीक है, तो ए यूनिट जो है हमारा वो क्या कर दिया मैंने, लेट कर दिया कि भाई जो एज का लेंथ होगा ना वो ए यूनिट होगा। बढ़िया, आगे क्या करेंगे, तो अब जब एज का लेंथ हमारा ए यूनिट होगा तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा जो कि एस दे रखा है वो कितना होगा, वो हमारा होगा 6A स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल जो कि डी लिखा है वो कितना होगा, तो डायगोनल हमारा होता है √3A, ये होता है डायगोनल, ये हो गया डी। ठीक है, ये चीज आप देख रहे हो। अब यहाँ पे अच्छे से आप सोचो, 2-3 चीज कर सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आइदर मैं ये कर सकता हूं ना कि ए का वैल्यू को डी के टर्म में मैं लेके आ जाता हूं, तो ए का वैल्यू को डी के टर्म में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, D/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो वैल्यू मैंने लाया है ए का उसको यहां पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा S6 इंटू ये हो गया D/√3 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया भैया आपने, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे रिलेशन पूछ रहा है एस और डी के बीच में। तो जब एस और डी के बीच में पूछ रहा है रिलेशन, तो हमें ए को हटा देना पड़ेगा। ए को हटाने के लिए क्या करना होगा, ए को हटाने के लिए ए का वैल्यू आइदर एस के टर्म में निकालना होगा या डी के टर्म में निकालना होगा। मैंने यहां से डी के टर्म में निकाल लिया। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि एस इज इक्वल्स टू 6 इंटू ये डी स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये जो है ये क्या हो जाएगा, √3 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब एस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका डिवाइडेड बाई नहीं, ये आपका 2D स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बट अगर ये वाला ऑप्शन को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एस के नीचे डी है, एस के नीचे 2 है, तो मैं वही चीज करूंगा, डी स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ, डी स्क्वायर को रहने देता हूँ, और जो डी स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है ना उसको मैं जब साइड चेंज करूंगा उसका, तो वो मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आ जाएगा, तो S/2, यानी कि ये जो डी है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको सारा एमसीक्यू अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग ट्रू फॉल्स पे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स का पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ फर्स्ट क्यूब, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज 4 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। तो देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि फर्स्ट क्यूब का फर्स्ट, क्वेश्चन में क्या बोला है पहले ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग क्यूब है और 2 अलग अलग क्यूब में पहला क्यूब जो है ना, दूसरा क्यूब जो है उस क्यूब का जो एज का लेंथ है, साइड का लेंथ है, वो लेंथ आपके पहले वाले से डबल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट क्यूब का जो एज है उसको मैं बोल दे रहा हूं, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं कि वो आपका होगा एस। ठीक है, एस यूनिट होगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं लेट कर ले रहा हूं। ठीक है,
जैसे ही मैंने ये लिखा, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि जो सेकंड वाला हमारा क्यूब होगा उसका एज कितना होगा, उसका एज होगा 2s। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्वाइस होगा, डबल होगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या निकलेगा हमारा, ऑब्वियसली एस क्यूब निकलेगा। सेकंड वाले का अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या निकलेगा, सेकंड वाले का वॉल्यूम हमारा निकलेगा 2s, है ना, तो 2s का क्यूब निकलेगा। 2s का क्यूब मतलब होता है 2 टू जा 4 टू जा 4 टू जा 2 2 4 2 8, ये हमारा निकलेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करो, एस क्यूब और 8s क्यूब, ये दोनों में क्या सिर्फ 4 टाइम्स का डिफरेंस है? नहीं, टोटल 8 टाइम्स का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉल्स है। ठीक है, बढ़िया। इसको मैं इरेज कर लेता हूं एक बार फटाक से, तो इसको इरेज करते हैं, गया। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि इन रेनी सीजन द हाइट ऑफ रेनफॉल इन 2 हेक्टर लैंड इज 5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इज 1000 क्यूबिक मीटर। तो 2 हेक्टर लैंड है मेरा, और वो जो 2 हेक्टर लैंड है मेरा, उसमें जब बारिश होता है ना, तो रेनी सीजन में उस लैंड में 5 सेंटीमीटर तक पानी जम जाता है, यानी कि इतना ऊंचा ऊंचा पानी जम जाता है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे सिंपली ये करना है कि पहले हम लोग ना उसका वॉल्यूम निकालेंगे। किसका वॉल्यूम निकालेंगे? वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे, और देखेंगे कि क्या वो 1000 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ट्रू, नहीं आ रहा है तो फॉल्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये 2 हेक्टर का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है कि 1 r इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर मीटर, और 1 हेक्टर का मतलब होता है 100 r। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं तो 2 हेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 2 हेक्टर का मतलब हो जाएगा हमारा 200 r। ठीक है, और 200 r का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 200 r का मतलब हो जाएगा 2 इंटू, ध्यान से देखना, 1 r जो है वो हमारा कितना बराबर है, ये वाला चीज देखो, 1 r जो है हमारा बराबर है 100 स्क्वायर मीटर का। तो 200 r जो है वो कितना होगा, 200 r जो है वो 200 इंटू 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज समझ में आया? स्क्वायर बोल रहा हूं, क्यूब लिख रहा हूं, वाह। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब आगे क्या करेंगे, तो हमने क्या निकाला, हमने यहां पे निकाला कि वो जो लैंड है ना उसका एरिया कितना है। तो उस लैंड का एरिया हमें ये पता चला कि उस लैंड का जो एरिया है वो हमें पता चला कि कितना है भाई, तो इतना है, 20,000 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना चाह रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मैं निकालना चाह रहा हूं वो कैसे निकलेगा, तो जो हमारा लैंड का एरिया है उसमें कितना हाइट तक पानी जम रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा वाटर का। तो हमारा कितना हाइट तक पानी जम रहा है भाई, तो 5 सेंटीमीटर तक जम रहा है। तो 5 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर को ना भैया आप लिख सकते हो 0.05 मीटर। यानी 5 को जब डिवाइड कर दोगे 100 से तो वो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0.05 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20,000 से, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1000। ठीक है, तो ये क्या निकला, 1000 मीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमें ये बोला है कि जो वॉल्यूम है ना वाटर का वो आपका 1000 क्यूबिक मीटर है। तो ऑब्वियसली 1000 क्यूबिक मीटर ही है, जो हमने भी निकाला है वो भी 1000 क्यूबिक मीटर निकला। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सेकंड वाला जो है वो आपका ट्रू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज, एक क्यूबॉइड में कितना डायगोनल्स हो सकता है। सिंपल सा बात है भाई, 4 डायगोनल्स हो सकता है क्यूबॉइड में। मतलब आप अपने रूम के कॉर्नर्स पे देखो, आपके रूम का ऊपर में 4 कॉर्नर्स आपको दिख रहा होगा, चारों कॉर्नर्स से उसके अपोजिट कॉर्नर्स में एक एक डायगोनल बनाया जा सकता है, तो टोटल 4 डायगोनल हो गया। नेक्स्ट बोला है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑन अ सरफेस ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू डैश इनटू द लेंथ ऑफ वन एज। तो वन सरफेस का मतलब समझ रहे हो आप, जो हमारे पास क्यूब होता है, ये मान लो अगर आपके पास एक क्यूब है तो इस क्यूब के डायगोनल के बारे में बात नहीं कर रहा है, अच्छे से समझना, इस क्यूब के डायगोनल के बारे में बात नहीं कर रहा है, इस क्यूब के किसी भी एक सरफेस के। तो मान लेते हैं हमारा अगर ये वाला सरफेस के बारे में बात कर रहा है तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल हमारा यहां से यहां तक होगा, मतलब कि बेसिकली स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू ए, जहां पे ए क्या है आपका, लेंथ ऑफ वन साइड है। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे √2 हो जाएगा, तो √2 इंटू लेंथ ऑफ वन एज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड आर इक्वल देन द स्पेशल नेम ऑफ दिस सॉलिड इज। यानी अगर कोई एक स्पेसिफिक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है यानी कि क्यूबॉइड है और उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हो जाता है तो उस स्पेशल फिगर को क्या कहते हैं? तो उस स्पेशल फिगर को हम लोग क्यूब कहते हैं। बात खत्म। बिल्कुल। तो हमने सॉल्व कर लिया है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू। आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं। और कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग जरूर बताना कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कंप्लीट किया था, आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने बोला था कि क्यूबॉइड स्टार्ट कीजिए भैया, तो मैंने क्यूबॉइड स्टार्ट किया। अब मुझे बताना कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा चैप्टर है मैथ की बुक में जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है आपको। उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना और आपके परेशानी को दूर करने का कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।